हाईकोर्ट में जब केस गया कि श्री केजरीवाल जेल में है, तब उनको वहां से इस्तीफा देने चाहिए। एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुआ। हाईकोर्ट ने कहा कि हम सैद्धांतिक रूप से मानते हैं कि इनको छोड़ देना चाहिए मॉरल ग्राउंड पर, परंतु अभी के कानून में कोई प्रावधान नहीं है। चलिए, अब कानून में प्रावधान हो गया। मेरा बहुत स्पष्ट मानना है, मेरी पार्टी का मानना है, देश के प्रधानमंत्री का मानना है कि इस देश में कोई भी मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, जेल में रहकर सरकार नहीं चला सकते। पहले भी कई लोगों ने मॉरल ग्राउंड पर इस्तीफा दिया है। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने दिया था, येदुरप्पा जी ने दिया था, ईश्वरप्पा जी ने दिया था, जॉर्ज फर्नांडिस जी ने दिया था। कई सारे लोगों ने मॉरल ग्राउंड पर इस्तीफे दिए हैं। कोई जेल में जाकर सरकार नहीं चलाई। इवन हेमंत सोरेन ने दिया था रिसेंट पास्ट में। जब वो छूट कर आए तो फिर से मुख्यमंत्री बन गए। अब इसका हमने कानूनी प्रोविजन किया है, क्योंकि जब पहले कानून बने होंगे, संविधान बना होगा, तब संविधान निर्माताओं ने ऐसी निर्लज्जता का कल्पना नहीं करा होगा कि कोई भी मुख्यमंत्री जेल में जाएगा और अंदर से मुख्यमंत्री बना रहेगा। खैर, अब ऐसी घटनाएं हुई है रिसेंट पास्ट में, तो हमें हमारी नैतिक मूल्यों के स्तर को गिरने नहीं देना चाहिए। एक कानून नैतिक स्तर के मूल्यों को एक आधार देगा और इससे हमारा लोकतंत्र निश्चित रूप से मजबूत होगा। गृहमंत्री जी, विपक्ष कह रहा है कि सरकार जो है वो इस तरह के जो सिचुएशन बनाएगी या फिर कोर्ट पर दबाव डालेगी कि 30 दिन में जमानत नहीं मिलेगा। अगर 30 दिन में जमानत नहीं मिल जाता तो फिर द एंटायर थिंग फॉल्स थ्रू। देखिए, ये उनका पद से चिपक रहने के लिए एक अलग प्रकार से बनाया हुआ खूबसूरत आर्ग्यूमेंट है। मैं मानता हूं हमारी कोर्ट्स संवेदनशील है और जब किसी का पद जाता है तो निश्चित रूप से कोर्ट समय मर्यादा में उनकी जमानत के फैसले करेंगे, जो भी होगा उसका। मैं विपक्ष के लिए नहीं लिखा, पक्ष विपक्ष जो भी होगा, इसकी जमानत के फैसले तुरंत ही करने की पद्धति भी डेवलप होगी, ऐसा मेरा स्पष्ट मानना है। वो तो कहते हैं कि पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा होगा, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, जो पुलिसिंग है, वो सब सेंट्रल के कमांड में आ जाता है। पूरी चीज में से आपकी सरकार है तो फिर पूरी चीज में से कोर्ट को बाहर ही रख रही हो। तो कोर्ट जाने से पहले इन्वेस्टिगेशन भी तो होगा ना। इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस के हाथ में। मैं समझ गया, इन्वेस्टिगेशन हो गया, गलत हुआ, मान लीजिए आरोप भी मान लीजिए, अरेस्ट भी गलत हुई, तो 30 दिन में कोर्ट कहेगा अरेस्ट गलत है। और वेंडेटा की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, इनको शोभा नहीं देता जी। पर ये फिर वही पॉलिटिक्स की बात हो गई ना, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इतने सारे राज्य हैं जहां पर बीजेपी के चीफ मिनिस्टर्स हैं, लेकिन वो तो टारगेट में नहीं होंगे। वो तो कह रहे हैं कि जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहां के चीफ मिनिस्टर्स को आप टारगेट बनाएंगे, खासकर ये जो इंडिया अलायंस के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं। देखिए, मैं अभी भी कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए शासित जो राज्य हैं, वहाँ कोई भी करप्शन या हमारे मंत्री या मुख्यमंत्री के खिलाफ केस है, उनका आरोप मान लीजिए, मानने के लिए ये फर्जी आरोप है, मगर एक सेकंड के लिए मान लीजिए कि कानून का काम नहीं करेगा, तो कोई भी व्यक्ति कोर्ट के सामने जा सकता है और कह सकता है कि इनके सामने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दीजिए। और जब उनकी सरकार थी और वो ऐसा करते थे, तब बहुत सारी जांच कोर्ट के आदेशों से शुरू हुई है। यूपीए 2 में कम से कम 12 केस में गिना सकता हूं, जहां कोर्ट के ऑर्डर से सीबीआई की जांच हुई है और सारे लोग फंसे हैं। पर वो उस टाइम तो उनकी सरकार थी, अभी आपकी सरकार है। वो कह रहे हैं कि चाहे डीएमके हो या आम आदमी पार्टी हो, आप सबके नेताओं को आप जेल में डाल देंगे। ऐसे नहीं हो सकता है, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि कोर्ट तुरंत इंटरवीन करेगी अगर इसके अंदर एफआईआर के अंदर या अरेस्ट के अंदर तत्व नहीं है
तो अरविंद केजरीवाल का उदाहरण भी देते हैं कि इस प्रावधान के अनुसार अगर उन्हें जमानत 30 दिन के भीतर ना मिलती तो वो भी वहीं पे पड़े रहते, जेल में पड़े रहते, और उनको फिर वो चीफ मिनिस्टर पद से भी हटा जमानत दिया। उनको एक कानून आया ही नहीं था, फिर भी मिल गई थी। हाँ, मगर इतना जरूर होता, अगर वैसे ही फिर अगर से- ये कानून होता तो उनको इस्तीफा दे देना पड़ता, वो जो मैं मानता हूं कि देना चाहिए। बाहर निकलकर जब पब्लिक विरोध करने लगी तो उन्होंने दे भी दिया, मॉरल ग्राउंड पर ही दिया। अब कानूनन देना पड़ेगा, इतनी ही बात है। तो कानून चुनाव फेस करने के पहले उन्होंने मॉरल ग्राउंड पर इस्तीफा देकर आतिशी जी को दिल्ली की मुख्यमंत्री, क्योंकि जैसे ही घूमने लगे पब्लिक ने सवाल करे। आपने कहा कि आप जीपीसी में भेजने वाले हैं, लेकिन ऑपोजिशन जो कह रहे हैं, जैसे टीएमसी जो फोर फ्रंट पे है ऑपोजिशन में इसमें इस मामले में, वो कह रहे हैं कि वो जेपीसी का हिस्सा बनेंगे ही नहीं, वो बॉयकॉट कर देंगे। फिर क्या होगा? नहीं, क्या होगा तो हम क्या कर सकते हैं? तो फिर वो कानून ले आएंगे फिर? तो उनको कौन ना बोल रहा है कि आप मत बनो? क्योंकि हम कह ही रहे हैं कि आप बनिए। आप अगर पार्लियामेंट चलाने के जो नियम बने हैं वो नियम को भी स्वीकार नहीं करोगे और आप कहोगे कि हमारी इच्छा है वही फाइनल हो, भले हम विपक्ष में हैं, ऐसे नहीं हो सकता। सरकार उनको मौका दे सकती है, अगर वो मौके का स्वीकार नहीं करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो रिसीविंग एंड पर हैं। क्योंकि वो रिसीविंग एंड पे हैं आप। निश्चित रूप से अगर जेपीसी बनाने का निर्णय होने के बाद भी वो जेपीसी का बहिष्कार करते हैं तो सरकार के पास विकल्प क्योंकि क्या? वो कह रहे हैं कि आप सिर्फ उनका स्टैंप चाहते हैं, ये तो संविधान की हत्या है ये बिल। ऐसा नहीं है। जेपीसी में अनेक साक्ष्य बुलाए जाते हैं, सार्वजनिक जीवन के भी बुलाए जाएंगे। आप एप्लीकेशन करोगी तो आपको भी बुलाएंगे, आपका रिकॉर्ड होता है और वो सारे दलीलों का, साक्ष्यों के दलील का काट कर कर रिपोर्ट तैयार होता है और वो रिपोर्ट के आधार पर बिल को बदला जाता है। तो पूरी पार्लियामेंट की संवैधानिक प्रक्रिया को ही सिरे से खारिज कर दें। फिर तो आप ऐसे भी कह सकते हो कोई भी कानून हम पास नहीं होने देंगे, हम विरोध करेंगे। कि महत्वपूर्ण बिल है, सभी पार्टियों के सदस्यों की राय पार्टी से कंसल्ट कर कर एक कंसीडर्ड राय जेपीसी के सामने आनी चाहिए। और अगर जेपीसी नहीं आता, अगर वो बहिष्कार करते हैं, तब क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, जेपीसी अपना काम करेगी। तो कैसे काम करेगी? अगर बहिष्कार कर रहे हैं तो फिर तो पूरे ऑपोजिशन के बगैर तो मौजूदा लोग काम करेंगे। कल को आप अगर ऑपोजिशन अभी से लेकर 4 साल तक कोई काम में सहयोग नहीं होता है, देता है, तो देश नहीं चलेगा क्या? स्मिता जी, ऐसे नहीं चलता है। हम इतना ही कर सकते हैं कि उनको बोलने का मौका दे, उनको बात रखने का मौका दे। अगर वो अपनी बात रखना ही नहीं चाहते हैं, अगर बोलना ही नहीं चाहते हैं, तो देश की जनता भी तो देख रही है ना चीजों को। विपक्ष का यही कहना है कि आप हमेशा कह रहे हैं, इस बिल को लेकर कह रहे हैं कि जुडिशरी डिसाइड करेगा, जुडिशरी, लेकिन जुडिशरी में सारे केसेस इतनी लंबे तौर पर विलंबित होती है, नहीं चलते हैं। और एक सेकंड, जुडिशरी में बेल के केस कभी भी, मेरे अलावे किसी भी बेल का केस सुप्रीम कोर्ट में 5 दिन से ज्यादा नहीं चला है। पर ये इरिवर्सिबल हो गया ना, ये जो केसेस हो जाते हैं, अगर उनको पद छोड़ना पड़े तो ये इरिवर्सिबल हो गया ना। जमानत मिलने के बाद वो फिर से ले सकते हैं। हमारा इतना ही है कि जमानत नहीं होती तब तक आप जेल से सरकार नहीं चला सकते। तो चलो, जमानत मिलने में 30 की जगह 40 दिन हुआ, तो 40 दिन के बाद आप शपथ ले सकते हो। इसमें कोई जुडिशियल प्रोविजंस हैं क्या इस बिल में कि थोड़ा बहुत एटलीस्ट सुरक्षित महसूस करे एक यही सबसे बड़ा सुरक्षित महसूस करने का कारण है कि 30 दिन के बाद अगर आप इस्तीफा देते हो, उसके बाद में आपको जमानत मिलती है, जब चार्जशीट हो जाए वगैरह वगैरह, और जमानत अगर मिलती है तो आप शपथ ले सकते हो। इससे असुरक्षित होने का कोई भाव रखने का लोगों के कारण नहीं। नजरिए में आप ऑलरेडी गिल्टी साबित हो गए ना, अगर आपको इस्तीफा देना है, फिर से इलेक्शन लड़ना है। ऐसा है, इसके पहले कितने स्टेज आते हैं पहले आप जान लीजिए। सबसे पहले एफआईआर होती है और सीबीआई है तो पीई होती है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है। एफआईआर होती, एफआईआर पर आप स्टे ले सकते हो। उसके बाद में आपकी पूछताछ होती है, इस पर भी स्टे ले सकते हो। इसके बाद में आपका समन निकलता है, उसके बारे में भी आप स्टे ले सकते हो, और अरेस्ट पर भी स्टे लेते हो। और अरेस्ट होती है
तो फिर जमानत के लिए अप्लाई भी कर सकते हो। ये 5 स्टेज आते हैं, रातों रात कुछ नहीं होता। मगर करप्शन में अगर आकंठ आप डूबे हुए हैं तो फिर तो अरेस्ट भी होगी, जेल में भी जाना पड़ेगा, इस्तीफा भी देना पड़ेगा। फिर भी अगर बाद में जमानत होती है तो आप फिर से शपथ ले लो भाई। मगर एक बात आप मुझे ये बताइए, क्या एज अ सीनियर जर्नलिस्ट आप इस चीज को ठीक मानती है? क्योंकि अभी तो नरेंद्र मोदी जी है तो ऐसा सवाल ही नहीं है, परंतु कभी भी देश का प्रधानमंत्री जेल में जाए तो जेल से देश का प्रधानमंत्री सरकार चलाए, वो ठीक मानती है क्या? देश का मुख्यमंत्री जेल में रहकर सरकार चलाए, वो ठीक मानते हैं क्या? क्या इस देश में ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति पद पर बैठा है इसके अलावा देश चलेगा ही नहीं? भाई आपके दल का बहुमत है, आपके दल का कोई अलग व्यक्ति आकर शासन चलाएगा। जब आपका बेल हो जाए आप जरूर चले जाइए वहां पर। मगर हमने कोई एक लेवल रखना है। फिर तो 2 साल के बाद सदस्यता भी क्यों जानी है? क्योंकि ऊपर अपील का अधिकार है, वो निर्दोष छूट सकते हैं। क्यों जानी चाहिए 2 साल? और वो कांग्रेस के समय में प्रावधान हुआ है कि अगर 2 साल से ज्यादा सेशन कोर्ट्स में जेल होती है, 2 साल से ज्यादा समय के लिए कैद का ऑर्डर होता है, तो आपकी सदस्यता अपने आप समाप्त हो जाती है। गृहमंत्री जी, मॉनसून सेशन में हमने देखा कि विपक्ष ने आप पर भी आरोप किया कि आप भी जेल गए थे, आप पे भी आरोप हुआ था। तो जब उन्होंने ऐसा कहा, आपने कहा कि मुझे नैतिकता के बारे में कांग्रेस से नहीं सीखना, उस बारे में आप बताएंगे हमें कुछ? जरूर बताऊंगा। मैंने इसलिए कहा था कि मेरे पे आरोप लगा और जैसे ही मुझे समन आया, अरेस्ट छोड़ दीजिए, सीबीआई ने मुझे समन किया, मैंने दूसरे ही दिन इस्तीफा दे दिया था। अरेस्ट तो मेरी बाद में हुई। जैसे ही सीबीआई ने मुझे समन किया था, मैंने दूसरे ही दिन इस्तीफा दिया था और केस चला और केस में जजमेंट भी आया कि ये पॉलिटिकल वेंडेटे का केस था और मैं पूर्णतया निर्दोष हूं। पर वो तो बाद में आया था ना? एक सेकंड सुनिए ना। हाँ। एक सेकंड, वो जजमेंट बाद में आया। बेल मेरी पहले हो गई थी। बेल मेरी पहले हो गई थी और वो जजमेंट ऐसा आया कि कंप्लीटली पॉलिटिकल वेंडेटा के केस है। कहीं पर दूर दूर तक मेरा इस केस में इन्वॉल्वमेंट नहीं है और मुझे शंका के आधार पर बरी नहीं किया गया था। मेरे सामने के केस को खारिज किया गया था और मुझे बेल मिल गया था 96वें दिन पर। फिर भी मैंने फिर से शपथ लेकर गृह मंत्री नहीं बना था। इतना ही नहीं, जब तक मैं कंप्लीटली मेरे सामने के सारे आरोप क्वाश नहीं हुए तब तक मैंने किसी भी संवैधानिक पद पर शपथ नहीं ली थी। तो मुझे क्या विपक्ष नैतिकता के पाठ पढ़ाता है? इन लोगों ने इंदिरा जी के समय में प्रयास किया कि प्रधानमंत्री को शील्ड किया जाए और आज भी ये प्रयास कर रहे हैं कि अगर कभी जेल में जाना पड़े तो हम आराम से जेल से सरकार बनाएंगे, जेल को सीएम हाउस पीएम हाउस बनाएंगे और वहां जाकर डीजीपी जेल से ऑर्डर लेंगे, चीफ सेक्रेटरी जेल से ऑर्डर लेंगे, भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी जेल से ऑर्डर लेंगे, भारत सरकार के गृह सचिव जेल से ऑर्डर लेंगे। इस तरह से देश चलेगा। और ये कल्पना ही मैं तो, मेरी पार्टी और मैं दोनों सिरे से खारिज करते हैं कि जो व्यक्ति बैठा है इसके बगैर इस देश का शासन नहीं चल सकता और इससे किसी का भी बहुमत पार्लियामेंट में या विधानसभा में प्रभावित नहीं होगा। एक सदस्य जाएगा, आपकी ही पार्टी के दूसरे साथी सरकार चलाएंगे और आप जब जमानत प्राप्त कर लोगे तो आप आकर फिर से शपथ कर सकते हो। इसमें आपत्ति क्या है? अमित शाह जी, आप बार बार जुडिशरी का हवाला देते हैं, लेकिन उस वक्त भी जस्टिस आफ्ताब आलम आपके घर आए थे आपसे सिग्नेचर लेने के लिए कि आप गुजरात से बाहर चले जाएंगे। ना, ऐसा नहीं हुआ है। आफ्ताब आलम साहब कभी मेरे घर पे आए नहीं है, ऐसी जरूरत भी नहीं पड़ी है। इन्होंने यहाँ रविवार के दिन स्पेशल कोर्ट बिठाकर
मेरी बेल एप्लीकेशन को सुना और रिजेक्ट किया। ना, रिजेक्ट नहीं किया। इन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अमित शाह गृह मंत्री रहे, वो साक्ष्य को प्रभावित कर। तो मेरी जो वकील थी, इन्होंने कहा कि आपको अगर ये भय है तो जब तक बेल एप्लीकेशन डिसाइड नहीं होता हमारे क्लाइंट गुजरात के बाहर रहेंगे। वो मैंने स्टेटमेंट किया है। 2 साल आप बाहर रहे? हाँ, 2 साल में बाहर रहा, निश्चित रूप से बाहर रहा, क्योंकि 2 साल भारत के इतिहास में कभी भी किसी की बेल एप्लीकेशन 2 साल नहीं चली है। आलम साहब की कृपा से मेरी बेल एप्लीकेशन 2 साल चली, ज्यादा से ज्यादा बेल एप्लीकेशन 11 दिन तक चली है। आपने उस वक्त पहले भी जिक्र किया था अडवाणी जी के ऊपर कि उन्होंने भी इस्तीफा दिया था। जी, कहा था अडवाणी जी ने इस्तीफा दिया था, ढेर सारे हमारे कार्यकर्ता, मदन लाल खुराना वगैरह सारे, सभी ने दिया था। कि जब तक अरे अभी हेमंत सोरेन जी ने दिया था। अब ये तो एक नया संस्कृति आया अभी। विगत 2 साल पहले ऐसा केस ही नहीं था कोई। सभी लोगों पर आरोप लगते थे, सब लोग इस्तीफा दे देते थे, बरी होकर राजनीति शुरू करते थे। तमिलनाडु के कुछ मंत्रियों ने इस्तीफा नहीं दिया, दिल्ली के मंत्री और मुख्यमंत्री ने इस्तीफा नहीं। और अगर इस तरह से इस समाज जीवन का, नैतिकता का स्तर आप राजनीति का और समाज जीवन का नीचे ले जा रहे हैं, इससे हम सहमत नहीं हैं। और अगर मैं अब पूछता हूं, आप मुझे पूछ रही हैं, तो लालू जी के वो ऑर्डिनेंस फाड़ने का, लालू जी के बचाने के लिए जो ऑर्डिनेंस मनमोहन सिंह लाए थे, वो ऑर्डिनेंस को फाड़ने का राहुल गांधी का औचित्य क्या था? अगर उस दिन वो मोरालिटी थी तो आज नहीं है क्या? क्योंकि आप लगातार 3 चुनाव हार चुके हो। मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स चुनाव के जय पराजय के साथ जुड़े नहीं है। मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स सूर्य और चंद्र की तरह हमेशा अपनी जगह पे स्थिर रहने चाहिए। तो क्या आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं आरजेडी के लिए? नहीं, मुझे कहने की कहां जरूरत है। उनके 2 चीजों को वो कैसे जस्टिफाई करेंगे? मैंने तो आज पूछ लिया, आप इनका इंटरव्यू कर पूछ लो उनको। तो आपकी जो एनडीए के जो पार्टीज हैं, क्या वो सब सहमत है इस जी सर, बिल को लेकर? सब चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, सब सहमत है। सब आप पर इस मॉनसून सेशन में वो इतने आगे तो नहीं आए आपको डिफेंड करने के लिए, आप अकेले नजर आए। नहीं, आगे आने का मौका ही नहीं आया, बहस ही नहीं होने दी। जब जेपीसी होगी, जब बहस होगी और फिर पार्लियामेंट में बहस होगी, तो सभी दल अपना अपना पक्ष रखेंगे। फिर आप पर पर्सनल अटैक हुआ, माइक हाथ में पकड़ा। देखिए, पार्लियामेंट किस तरह से चलनी चाहिए वो अकेला सत्ता पक्ष तय नहीं कर सकता। किसी भी बिल के लिए या संवैधानिक संशोधन के लिए स्वस्थ बहस का वातावरण अगर विपक्ष नहीं बनाता है, तो देश की जनता देख रही है कि ये पद्धति ठीक है क्या। इस बिल पर जब तय था कि बिल अभी पारित नहीं होना है, जेपीसी में जाना है, मैंने बीच में ही खड़े होकर इसकी घोषणा कर दी थी, तो विपक्ष इस बिल पर अपना विचार रख सकता था या नहीं रख सकता, मुझे जवाब देना पड़ता। फिर तो बिल जाता जेपीसी में, उस दिन पास नहीं होना था। मैंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि इस बिल को सरकार ने तय किया है कि ये जेपीसी में जाएगा, दोनों सदन का जेपीसी बनेगा, 21 सदस्य लोकसभा के होंगे, 10 सदस्य राज्यसभा के होंगे, 31 सदस्य प्रोरेटा सभी दलों से आएंगे। क्या ये बिल पास हो जाएगा? मुझे तो विश्वास है हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी में ही और विपक्ष में ही कई लोग ऐसे निकलेंगे जो मोरालिटी का सपोर्ट करेंगे, मोरल ग्राउंड को बनाए रखने के लिए सपोर्ट करेंगे। और कब तक, कोई सीमा है, टाइम फ्रेम है? ये जेपीसी के अध्यक्ष जो बनेंगे उस पर निर्भर होगा। वो जब चर्चा समाप्त करेंगे तुरंत हम तो अगले सप्ताह में ले आएंगे। ऑपोजिशन कहती है कि जो पार्लियामेंट के अंदर सीआईएसएफ को लगाया गया है, इसकी वजह से लेजिटिमेट प्रोटेस्ट नहीं हो पा रहे और वो फोर्सिबली लोगों को बाहर किया जाता है जब प्रोटेस्ट करते हैं, तो वेल ऑफ द हाउस से। पहली एक बात की स्पष्टता आप समझ लीजिए, पार्लियामेंट के अंदर कोई भी फोर्स पार्लियामेंट की और गृह के अंदर सदन की सुरक्षा में वो स्पीकर के अधीन होती है। इसमें फोर्स का महत्व नहीं होता है। पहले भी दिल्ली पुलिस के जवान थे, अब सीआईएसएफ मार्शल्स थे ना पहले। तो वही मार्शल्स होते, आज भी मार्शल्स ही है। वो जैसे ही संसद की सुरक्षा विंग में आते हैं, वो सीआईएसएफ या दिल्ली पुलिस के जवान नहीं रहते, वो मार्शल माने जाते हैं और वो स्पीकर के तहत होते हैं।
मार्शल सदन के अंदर तभी प्रवेश करते हैं जब स्पीकर उनको ऑर्डर करे। एक बात, ये जो बदलाव हुआ है वो एक बड़ी दुर्घटना हुई थी। कुछ वामपंथी लोगों ने संसद के अंदर स्प्रे किया था, कलर स्प्रे जो किया। कलर स्प्रे किया था। उस वक्त लोकसभा स्पीकर ने एक कमेटी बनाई और वो कमेटी में गृह सचिव भी थे, लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल थे, राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल थे और कई लोग थे। उन्होंने मिलकर ये तय किया कि किसी न किसी एक सीएपीएफ में स्पेशल संसद की सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग किया हुआ एक दस्ता बनाया जाए, जो दस्ता संसद सभ्यों की गरिमा, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग की गरिमा और संसद की सुरक्षा तीनों का समायोजन कर कर काम कर पाए। और तब यह तय हुआ कि सीआईएसएफ के अंदर पार्लियामेंट की सुरक्षा के लिए एक स्पेशल दस्ता बनाया जाएगा, जो पहले दिल्ली पुलिस के लोग मार्शल के रूप में आते थे, उसी तरह से मार्शल के रूप में सभापति और स्पीकर के अंतर्गत काम करेंगे। पर ये एक सेकंड, वो संसद की बाहरी सुरक्षा को भी सुनिश्चित करते हैं और आंतरिक मार्शल का काम भी वो करते हैं, क्योंकि संसद के अंदर हथियार ले जाने की अनुमति किसी भी सुरक्षा कर्मी को नहीं है। पर ये पैरामिलिट्री हो जाता है ना ट्रेनिंग उनकी। दिल्ली पुलिस क्या होता है? वो भी पुलिस होता है, वो भी मेरे ही अंडर आता है। इनको बहाना चाहिए और वो एक प्रकार की भ्रांति जनता में खड़ी करना चाहते हैं, मगर वो निश्चित रूप से सफल नहीं होंगे, क्योंकि जनता से सीधा इंटरेक्शन उनसे कई गुना ज्यादा हमारा है। हम जनता से बात करते हैं, ऐसे ही आकर यहाँ नहीं बैठ गए हैं। मगर 3 चुनाव हारने के बाद मुझे लगता है फ्रस्ट्रेशन का जो लेवल है, वो सामान्य विचार विवेक जो होता है वो गवा बैठा है। पर वो राहुल गांधी कहते हैं कि लोगों के बीच तो वो जाते हैं, ट्रक ड्राइवर के बीच जाते हैं, खेतों में वो चाह रहे हैं, आप लोग तो नहीं जाते हैं। ऐसा है कि मैनेज कर कार्यक्रम करना और जनसंपर्क करना, दोनों के बीच में बड़ा फर्क है। जब बिल्स की बात हो रही है और पारदर्शिता की बात हो रही है, तो मैं वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन पर आऊंगी, पर उससे पहले पूछूंगी कि धनखड़ साहब के साथ क्या हुआ था। उन्होंने आपने प्रेशर डाला था उन पर रेजिग्नेशन के लिए? मुझे लगता है एएनआई ने रिसर्च विंग बंद कर दिया है। धनखड़ साहब का इस्तीफे का पत्र स्वयं स्पष्ट है। इन्होंने अपने आरोग्य का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है, स्वास्थ्य का हवाला देते हुए, और उन्होंने सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री और सभी सदस्यों का हृदय से उनके अच्छे कार्यकाल के लिए धन्यवाद किया है। पर विपक्ष और सभी पूछ रहे, मीडिया भी पूछ रही है कि वो है कहाँ, हाउस अरेस्ट पे है कि ऐसा क्या है कि सच और झूठ की व्याख्या आपने शायद विपक्ष क्या कहता है इसको बना ली। पर काफी सारे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन तो बाहर निकल रहा था ना कि वो कुछ ट्राई कर रहे थे। ये भी बात निकल रही है कि शायद कू कर रहे थे। कौन? धनखड़ जी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। इसमें बात का बतंकड़ नहीं बनाना चाहिए। धनखड़ जी संवैधानिक पद पर बैठे, अपने कार्यकाल में उन्होंने संविधान के हिसाब से अच्छा काम किया जी। इनकी निजी स्वास्थ्य की समस्या के कारण इन्होंने इस्तीफा दिया है। हाँ। इसको ज्यादा खींच कर कुछ ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए। देखिए, देश में बहुत सारी पॉजिटिव स्टोरीज हैं, हमेशा इस तरह की स्टोरी के पीछे नहीं लगना चाहिए। जो एनडीए के जो वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट है, कहा जाता है कि आपने उन्हें इसलिए पिक किया क्योंकि बीजेपी जो है अब तमिलनाडु में अपना खाता खोलना चाहती है, इसलिए। नहीं, ऐसा नहीं है। हम पहले भी तमिलनाडु में साथियों के साथ चुनाव लड़े हैं, हमारी यहाँ बहुत सारी सीटें भी आई है, ऐसा नहीं है। कहीं से भी पिक करोगे तो ऐसे कारण बनाकर पूछा जाएगा। उपराष्ट्रपति का प्रत्याशी दक्षिण से आना इसलिए स्वाभाविक है क्योंकि पूर्व से राष्ट्रपति थी, पश्चिम और उत्तर से प्रधानमंत्री जी थे, तो दक्षिण से आना बड़ा स्वाभाविक है। अब आए हैं, इसको इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। श्री राधाकृष्णन जिनका बहुत लंबा राजनीतिक जीवन रहा है, वो 2 बार संसद के सदस्य रहे, हमारी पार्टी के अध्यक्ष रहे, झारखंड के गवर्नर रहे, तेलंगाना के गवर्नर रहे, पांडिचेरी के गवर्नर रहे, मुंबई के गवर्नर रहे, और सार्वजनिक जीवन में एक साफ सुथरा उनका जीवन है और एक बेहद मैच्योर राजनीतिज्ञ है।
तो कई सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि उनका चुनाव ये भी है कि वो आरएसएस के साथ उनका कनेक्शन है, इसीलिए ये तो ढेर सारे लोग, प्रधानमंत्री जी स्वयं का आरएसएस के साथ कनेक्शन है। धनखड़ जी का नहीं अरे था ना? सुनिए ना, मेरा भी है। तो हम लोगों का चयन देश ने इसलिए किया है कि हम आरएसएस से। आरएसएस के साथ कनेक्शन होना कोई माइनस पॉइंट है क्या? आप बताइए। जरा भी नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आरएसएस से कनेक्टेड थे, श्री अडवाणी जी भी आरएसएस से कनेक्टेड थे, मोदी जी भी है, मैं भी हूं, राधा कृष्णन जी भी है। और जो इंडिया अलायंस के जो कैंडिडेट है, उनके बारे में आपने कहा कि उन्होंने एक समय था जब उन्होंने मेरे कहने से क्या होता है, वो तो सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड है। सलवा जुडम को इन्होंने खारिज कर दिया। आदिवासियों का आत्मरक्षा का जो अधिकार था उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। इसके कारण इस देश में नक्सलवाद 2 दशक ज्यादा चला है। उस वक्त नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा था, क्योंकि जो आदिवासी थे, जो बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, जिनके यहाँ रोड नहीं पहुंचता था, इससे परेशान थे, जिनके यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थी, वो परेशान थे। उन्होंने खुद की रक्षा के लिए सलवा जुडम बनाया था। इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये तो सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड है, इनका जजमेंट है। और इसके बाद जो स्कूल तबाह हो गए थे नक्सलियों के कारण, वो स्कूलों में सीआरपीएफ और सुरक्षा बल बैठे थे। रातों रात एक ऑर्डर करके सबको बाहर कर दिया। कई जगह हमले हुए सुरक्षा बलों पर। ये दोनों जजमेंट, इसका जवाब श्री सुदर्शन रेड्डी से ज्यादा राहुल गांधी ने देना चाहिए कि उन्होंने क्यों पिक किया। जी, मैं तो मानता हूं यही क्राइटेरिया रहा होगा। नक्सल को सपोर्ट करने के लिए नहीं, वामपंथी विचारधारा। और ये जजमेंट से निश्चित रूप से नक्सल प्रोटेक्ट हुए हैं। तो क्या वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन भी अब इट विल बी पोलराइजिंग फैक्टर? पोलराइजेशन क्या है? जब आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि और पोलराइजेशन अगर होगा भी तो किस मुद्दे पर होगा? देश की सुरक्षा के मुद्दे पर होगा। मैं मानता हूं देश की सुरक्षा पर सांसदों ने विचार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एएनआई के साथ बात करने के लिए धन्यवाद। आपका धन्यवाद। मेरा साफ मानना है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई को अगर अंजाम तक पहुंचाना है तो कोई भी कार्रवाई के दायरे से बाहर नहीं होना चाहिए। कैसे? जेल से ही फाइलों पर साइन किए जा रहे थे, जेल से ही सरकारी आदेश निकाले जा रहे थे। ये आरजेडी और कांग्रेस वाले कोई बेल पर बाहर है, कोई रेल के खेल में अदालत के चक्कर लगा रहा है। प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री, उसे गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर जमानत लेनी होगी। और अगर जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। इतने बौखलाए हुए हैं कि इस जनहित के कानून का विरोध कर रहे हैं। भाई और बहनों, आपके आशीर्वाद से, देश के अटूट भरोसे के कारण साल 2014 में प्रधानमंत्री के तौर पर शुरू हुआ मेरा सेवा काल, ये सेवा काल निरंतर जारी है। इतने वर्षों में हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं लगा। जबकि आजादी के बाद कांग्रेस की सरकारें
जो 60-65 साल तक सरकार में रही है, उनके भ्रष्टाचार की लंबी लिस्ट है। आरजेडी का भ्रष्टाचार तो बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। मेरा साफ मानना है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई को अगर अंजाम तक पहुंचाना है तो कोई भी कार्रवाई के दायरे से बाहर नहीं होना चाहिए। आप सोचिए, आज कानून है कि अगर किसी छोटे सरकारी कर्मचारी को 50 घंटे तक हिरासत में रख दिया तो अपने आप वो सस्पेंड हो जाता है। ड्राइवर हो, छोटा क्लार्क हो, प्यून हो, उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाती है। लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री है, कोई मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, तो वो जेल में रह करके भी सत्ता का सुख पा सकता है। ये कैसे हो सकता है? हमने कुछ समय पहले ही देखा है कि कैसे जेल से ही फाइलों पर साइन किए जा रहे थे, जेल से ही सरकारी आदेश निकाले जा रहे थे। नेताओं का अगर यही रवैया रहेगा तो ऐसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है? साथियों, संविधान हर जनप्रतिनिधि से ईमानदारी और पारदर्शिता की उम्मीद करता है। हम संविधान की मर्यादा को तार तार होते नहीं देख सकते। इसलिए एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून लाई है जिसके दायरे में देश का प्रधानमंत्री भी है। इस कानून में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। जब ये कानून बन जाएगा तो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री, उसे गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर जमानत लेनी होगी और अगर जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। आप कहिए भाइयों, जो जेल जाए उसने कुर्सी छोड़नी चाहिए कि नहीं छोड़नी चाहिए? क्या वो कुर्सी पर बैठे रह सकता है क्या? क्या वो सरकारी फाइलों पे साइन कर सकता है क्या? क्या जेल में से कोई सरकार चला सकता है क्या? और इसलिए ऐसा सख्त कानून बनाने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन साथियों, ये आरजेडी वाले, ये कांग्रेस वाले, ये लेफ्ट वाले इस कानून का विरोध कर रहे हैं। ये बहुत गुस्से में है और कौन नहीं जानता उनको किस बात का डर है। जिसने पाप किया होता है वो अपने पाप को दूसरों से छुपाता है, लेकिन खुद को भीतर से जानता है कि क्या खेल खेला है। इन सब का भी यही हिसाब है। ये आरजेडी और कांग्रेस वाले कोई बेल पर बाहर है, कोई रेल के खेल में अदालत के चक्कर लगा रहा है
और जो जमानत पे बाहर घूम रहे हैं भी आज इस कानून का विरोध कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि अगर जेल चले गए तो इनके सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे और इसलिए सुबह शाम ये लोग मोदी को भांति भांति की गाली दे रहे हैं और इतने बौखलाए हुए हैं कि इस जनहित के कानून का विरोध कर रहे हैं। हमारे राजेंद्र बाबू बाबा साहब आंबेडकर ने कभी सोचा भी नहीं था, कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि सत्ता के भूखे लोग भ्रष्टाचार करेंगे और जेल जाने पर भी कुर्सी से चिपके रहेंगे। लेकिन अब भ्रष्टाचारी जेल भी जाएगा और उसकी कुर्सी भी जाएगी। भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त होने का संकल्प देश के कोटि कोटि लोगों का है। ये संकल्प सिद्ध होकर रहेगा। आज 15 अगस्त का एक विशेष महत्व भी मैं देख रहा। मुझे बहुत गर्व हो रहा है। आज मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। 22 अप्रैल को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर के जिस प्रकार का कत्ले आम किया, धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया। पत्नी के सामने पति को गोलियां दी, बच्चों के सामने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था। पूरा विश्व भी इस प्रकार से संहार से चौंक गया था। मेरे प्यारे देशवासियों, ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। बाईस तारीख के बाद हमने हमारे सेना को खुली छूट दे दी। रणनीति वो तय करे, लक्ष्य वो तय करे, समय भी वो चुने और हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं था। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला दिया। आतंकी इमारतों को खंडहर बना दिया। पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है।
पाकिस्तान में हुई तबाही इतनी बड़ी है कि रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, नई नई जानकारियां आ रही हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा देश कई दशकों से आतंक को झेलता आया हुआ है। देश के सीने को छलनी कर दिया गया है। अब हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया। आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। वो मानवता के समान दुश्मन है, उनके बीच कोई फर्क नहीं है। अब भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। हमने ऑपरेशन सिंदूर में दिखा दिया है, टेक्नोलॉजी में जो भी महारत थी पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों पर, हमारे एयरबेस पर, हमारे संवेदनशील स्थानों पर, हमारे आस्था के केंद्रों पर, हमारे नागरिकों पर मिसाइल्स, ड्रोन अनगिनत मात्रा में उन्होंने वार किया। देश ने देखा है, लेकिन देश को सुरक्षित रखने के जो प्रयास पिछले 10 साल में हुए हैं, उस ताकत का परिणाम था कि उनके हर हमले को हमारे जाबाजों ने और हमारी टेक्नोलॉजी ने तिनके की तरह बिखेर दी। रत्ती भर नुकसान नहीं कर पाए। और इसलिए जब युद्ध के मैदान में टेक्नोलॉजी का विस्तार हो रहा है, टेक्नोलॉजी हावी हो रही है, तब राष्ट्र की रक्षा के लिए, देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए हमें भी, हमने जो आज महारत पाई है, वो महारत का और विस्तार करने की जरूरत है। हमने आज जो महारत पाई है, उसको लगातार अपग्रेडेड करते रहने की आवश्यकता है। हम जब टेक्नोलॉजी के अलग अलग आयामों की बात करते हैं, तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं सेमीकंडक्टर्स पे। उदाहरण के तौर पे बताता हूं, मैं यहां लाल किले से किसी सरकार की आलोचना करने के लिए खड़ा नहीं हुआ और नहीं मैं करना चाहता, लेकिन देश की युवा पीढ़ी को जानकारी होना भी उतना जरूरी है। हमारे देश में 50-60 साल पहले सेमीकंडक्टर को लेकर के फाइलें शुरू हुई। 50-60 साल पहले फैक्ट्री का विचार चालू हुआ। आप मेरे नौजवानों जान करके हैरान हो जाएंगे, आज सेमीकंडक्टर जो पूरी दुनिया की एक ताकत बन गया है, 50-60 साल पहले वो विचार, वो फाइलें अटक गई, लटक गई, अटक गई। सेमीकंडक्टर के विचार की ही भ्रूण हत्या हो गई। 50-60 साल गवा दी। हमारे बाद कई देश सेमीकंडक्टर में आज महारत हासिल करके दुनिया में अपनी ताकत को प्रस्थापित कर रहे हैं। साथियों, आज हमने उस बोझ से मुक्त होकर के मिशन मोड में सेमीकंडक्टर के काम को आगे बढ़ा है। 6 अलग अलग सेमीकंडक्टर के यूनिट्स जमीन पर उतर रहे हैं। 4 नए यूनिट्स को हमने ऑलरेडी हरी झंडी दिखा दी है, ग्रीन सिग्नल दे दिया है।
और देशवासियों और मेरे खास करके नौजवानों और विश्व भर में भारत की टेक्नोलॉजी की ताकत को समझने वाले लोगों को भी कहना चाहूंगा, इसी वर्ष के अंत तक मेड इन इंडिया, भारत की बनी हुई, भारत में बनी हुई, भारत के लोगों द्वारा बनी हुई मेड इन इंडिया चिप्स बाजार में आ जाएगी। इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है। जब महाभारत की लड़ाई चल रही थी, श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य के प्रकाश को रोक दिया था और दिन में ही अंधेरा कर दिया था। सूर्य प्रकाश को सुदर्शन चक्र से रोक दिया था और तब अर्जुन ने जो शपथ ली थी जयद्रथ का वध करने की, उस प्रतिज्ञा को अर्जुन पूर्ण कर पाए थे। वो सुदर्शन चक्र के पराक्रम और रणनीति का परिणाम था। अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। ये मिशन सुदर्शन चक्र एक पावरफुल वेपन सिस्टम दुश्मन के हमले को न्यूट्रलाइज तो करेगा ही करेगा, लेकिन कई गुना ज्यादा दुश्मन पर हिट बैक करेगा। आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को, और हमें प्रेरणा देता रहेगा। भारत का संविधान
गत 75 वर्ष से एक प्रकाश स्तंभ बन करके हमें मार्ग दिखाता रहा है। भारत के संविधान निर्माता अनेक विद महापुरुष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहब आंबेडकर, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, इतना ही नहीं, हमारी नारी शक्ति का भी योगदान कम नहीं था। हंसा मेहता जी, दाक्षायणी, वेलायुधन जैसी विदुषियों ने भी भारत के संविधान को सशक्त करने में अपनी भूमिका निभाई थी। मैं आज लाल किले की प्राचीर से देश का मार्गदर्शन करने वाले, देश को दिशा देने वाले संविधान के निर्माताओं को आदरपूर्वक नमन करता हूं। हम आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती भी मना रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत के संविधान के लिए बलिदान देने वाले देश के पहले महापुरुष थे। संविधान के लिए बलिदान, धारा 370 की दीवार गिराकर एक देश एक संविधान के मंत्र को जब हमने साकार किया तो हमने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि दी। हम आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती भी मना रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत के संविधान के लिए बलिदान देने वाले देश के पहले महापुरुष थे। संविधान के लिए बलिदान, धारा 370 की दीवार गिराकर एक देश एक संविधान के मंत्र को जब हमने साकार किया तो हमने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि दी। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। अब देशवासियों को भली भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण है, कितना एक तरफा है। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। ये ऐसा समझौता था जिसने पिछले 7 दशक से मेरे देश के किसानों का अकल्पनीय नुकसान किया है। अब हिंदुस्तान के हक का जो पानी है उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के किसानों का है। भारत कतई सिंधु समझौते को, उस स्वरूप को दशकों तक सहा है, उस स्वरूप को आगे नहीं सहा जाएगा।
किसान हित में, राष्ट्र हित में ये समझौता हमें मंजूर नहीं है। 40,000 से ज्यादा अनावश्यक कंप्लायंसेस को हमने खत्म किया है। इतना ही नहीं, 1500 से अधिक पुराने कानून जो बाबा आदम के जमाने के थे, उन सबको हमने खत्म कर दिया है। हमने दर्जनों कानूनों को सरल करने के लिए संसद में जाकर के जनता के हितों को सर्वोपरि रख करके बदलाव किए हैं। इस बार भी हो हल्ला के बीच लोगों तक बात पहुंची नहीं होगी, लेकिन एक बहुत बड़ा रिफॉर्म इनकम टैक्स एक्ट में हुआ है। करीब 280 से ज्यादा धाराएं हमने समाप्त करने का निर्णय किया है। और साथियों, सिर्फ आर्थिक मोर्चे पर ही रिफॉर्म नहीं, हमने नागरिक के जीवन को भी आसान बनाने के लिए रिफॉर्म किए। इनकम टैक्स रिफंड की बात हो, रिफॉर्म का परिणाम है। फेसलेस असेसमेंट की बात हो, रिफॉर्म का परिणाम है। 12 लाख तक आज इनकम टैक्स से मुक्ति दे देना, देश का जो भविष्य बनाने में उत्सुक है ऐसा मेरा मध्यम वर्ग का परिवार आज फुलाने ही समा रहा है। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि 12 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स पर जीरो कर दिया जाएगा। आज कर लिया है। जब देश का सामर्थ्य बढ़ता है तो देशवासियों को लाभ मिलता है। अंग्रेजों के जमाने से दंड संहिता में हम दबे पड़े थे। दंड का भय दिखा करके जीवन चल रहा था। 75 साल आजादी के ऐसे ही गए। हमने दंड संहिता को खत्म कर दिया, न्याय संहिता को ले आए हैं। न्याय संहिता में भारत के नागरिक के प्रति विश्वास का भाव है। भारत के नागरिक के अंदर अपनेपन का भाव है, संवेदनशीलताओं से भरा हुआ है। हमने रिफॉर्म की यात्रा को तेज करने के लिए बीड़ा उठाया। हम बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं चाहता हूं देशवासियों, देश के लिए कर रहा हूं, मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूं, किसी का बुरा करने के लिए नहीं कर रहा हूं। मेरे राजनीतिक दल, मेरे प्रतिस्पर्धी साथी भी देश की इस उज्जवल भविष्य के लिए आगे आए, हमारा साथ दें। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात हो, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की बात हो, पॉलिसी रिफॉर्म की चर्चा हो, प्रोसेस रिफॉर्म की चर्चा हो, प्रोसीड्यूरल रिफॉर्म्स करने की जरूरत हो, हर प्रकार के रिफॉर्म्स ये आज हमने मकसद बना करके चले हैं। केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल के सभी साथी, उपस्थित माननीय सांसदगण, सरकार के सभी कर्मचारी, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, क्रांति का महीना अगस्त और 15 अगस्त से पहले ये ऐतिहासिक अवसर हम एक के बाद एक आधुनिक भारत के निर्माण से जुड़ी उपलब्धियों के साक्षी बन रहे हैं। यहां राजधानी दिल्ली में ही कर्तव्य पथ, देश का नया संसद भवन, नया रक्षा भवन, भारत मंडपम, यशोभूमि, शहीदों को समर्पित नेशनल वॉर मेमोरियल,
नेताजी सुभाष बाबू की प्रतिमा और अब ये कर्तव्य भवन, ये केवल कुछ नए भवन और सामान्य इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अमृत काल में इन्हीं भवनों में विकसित भारत की नीतियां बनेगी, विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण निर्णय होंगे। आने वाले दशकों में यहीं से राष्ट्र की दिशा तय होगी। मैं आप सभी को और सभी देशवासियों को कर्तव्य भवन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं इसके निर्माण से जुड़े सभी इंजीनियर्स और सभी श्रमिक साथियों का भी आज इस मंच से धन्यवाद करता हूं। साथियों, हमने इस इमारत को बहुत मंथन के बाद कर्तव्य भवन नाम दिया है। कर्तव्य पथ, कर्तव्य भवन, ये नाम हमारे लोकतंत्र की, हमारे संविधान की मूल भावना का उद्घोष करते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अर्थात हमें क्या प्राप्त करना है, क्या प्राप्त नहीं करना है, इस सोच से ऊपर उठकर हमें कर्तव्य भाव से कर्म करना चाहिए। कर्तव्य भारतीय संस्कृति में ये शब्द केवल दायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी तक सीमित नहीं है। कर्तव्य हमारे देश के कर्म प्रधान दर्शन की मूल भावना है। स्व की सीमा से परे सर्वस्व को स्वीकार करने की विराट दृष्टि, यही कर्तव्य की वास्तविक परिभाषा है। और इसलिए कर्तव्य ये सिर्फ इमारत का नाम भर नहीं है, ये करोड़ों देशवासियों के सपनों को साकार करने की तपोभूमि है। कर्तव्य ही आरंभ है, कर्तव्य ही प्रारब्ध है। करुणा और कर्मठता के स्नेह सूत्र में बंधा कर्म, वही तो है कर्तव्य। सपनों का साथ है कर्तव्य, संकल्पों की आस है कर्तव्य, परिश्रम की पराकाष्ठा है कर्तव्य, हर जीवन में ज्योत जला दे वो इच्छा शक्ति है कर्तव्य।
करोड़ों देशवासियों के अधिकारों की रक्षा का आधार है कर्तव्य। मां भारती की प्राण ऊर्जा का ध्वजवाहक है कर्तव्य। नागरिक देवो भव के मंत्र का जाप है कर्तव्य। राष्ट्र के प्रति भक्ति भाव से किया हर कार्य है कर्तव्य। साथियों,